वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बैंकिंग सर्विसेज में इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। इससे पिछली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि एक बैंकिंग सर्विसेज में बैंकिंग किस किस टाइप के सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करे, जिसमें हमारा बैंक का एडवांसेस था और अकाउंट्स के टाइप्स थे। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट सर्विसेज को देखेंगे क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है भाई? बैंक ड्राफ्ट, NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंकिंग या ई बैंकिंग, और लास्ट वन हमारा क्या है? बैंकर्स चेक। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट से। बैंक ड्राफ्ट जनरली क्या होता है ना, ये एक तरीके का चेक होता है, हम लोग कह सकते हैं ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका जो पैसा है वो हर हाल में आपको मिलना है। यहाँ पे किसी तरीके का फ्रॉड नहीं हो सकता अगर आपको कोई इंसान बैंक ड्राफ्ट दे रहा है। इसको हम लोग शॉर्ट ऐसे डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और इसका सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। फॉर एग्जांपल एक्स दे रहा है वाई को, ठीक है? तो एक्स क्या है, अपने बैंक में जाएगा और बोलेगा मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जितना भी अमाउंट का, फॉर एग्जांपल 5000 का बनवाना है, तो वो 5000 का बनवाएगा, जिसमें वो वाई का नाम मेंशन करेगा कि ये अमाउंट किसको मिलना है भाई, तो वाई को मिलना है, ये पैसे वाई को मिलनी है। इसमें वाई का प्रॉपर नाम लिखा रहेगा और इस 5000 के अलावा जो बैंक है उस पर कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा। वो कमीशन कुछ भी हो सकता है, जो भी बैंक चार्ज करे, अभी जो भी चल रहा हो वो बैंक चार्ज कर लेगा। इसमें क्या होता है, प्रॉपर गारंटी होती है कि डिमांड ड्राफ्ट मिला है तो पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं। इसमें कोई भी कह सकते हैं ना कि आपका जो फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं हो सकता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। दिस इज अ चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिट इनटू इट्स अकाउंट एट अनदर बैंक। ये एक चेक का फॉर्म है जो कि बनाया जा रहा है किसकी तरफ से भाई? एक बैंक में जिसका अकाउंट है उसकी तरफ से दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर को, ठीक है? Authorized the second bank to make payment to the individual whose name is written on the draft। जिसका भी नाम ड्राफ्ट पे लिखा हुआ हो, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल में वाई लिया तो वाई को वो पैसे मिलेंगे। It is a financial instrument through which money can be remitted from one person to another। A bank draft can be obtained from a bank after deposit the required अमाउंट इन द बैंक। ऐसा भी हो सकता है कि एक बैंक ड्राफ्ट बनवाया जा सकता है, उसमें जितना भी अमाउंट आपको चाहिए उतना बैंक में जमा करके। द बैंक ऑल्सो चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। और जो बैंकर है, जो हमारा बैंक है, वो उस पर कुछ कमीशन लेगा। बिना कमीशन के बैंक क्यों काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट वन हमारा आता है बैंकर्स चेक, या इसको हम लोग पे ऑर्डर भी कहते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वाला जो है ना हमारा ऑल ओवर इंडिया के लिए बनता है। एक बार बैंक ड्राफ्ट बन गया तो आप उसको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में दे सकते हैं। बट हमारा जो बैंकर्स चेक बनता है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता है, वो लोकल के लिए बनता है, ठीक है? और इस पर जो हमारा कमीशन है ना बैंक का, वो भी कम होता है बैंक ड्राफ्ट के हिसाब से। इस पर जो कमीशन होता है वो कम होता है। चलिए देखते हैं। दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को पैसा देने के लिए हो रहा है भाई। Such orders are normally acknowledged by bank which provides a guarantee that the payment will be made। इसमें बैंक गारंटी लेता है भाई, हाँ भाई पैसा मिल जाएगा आपको। It is a kind of bank draft। एक बैंक ड्राफ्ट का ये काइंड है which is payable within the town। टाउन के अंदर ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं भाई? तो लोकल बैंक ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। The commission charge on pay order is less than that on a bank draft। बैंक ड्राफ्ट के हिसाब से इसमें कम कमीशन चार्ज होता है। हमारा नेक्स्ट आता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि RTGS। ये क्या है? अब देखिएगा, इसके नाम पे ही फोकस कीजिएगा। पहले तो रियल टाइम है, नेक्स्ट हमारा है ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि रियल टाइम पे, यानी कि उसी टाइम पे हमारा फंड जो है ट्रांसफ़र करना है तो कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस सेटलमेंट होगा, यानी कि नेट सेटलमेंट नहीं है। ग्रॉस में आप पैसा भेज सकते हैं और इसका मिनिमम होता है। मिनिमम कितना होता है इसमें? आप कम से कम 2 लाख भेजिएगा तभी आप RTGS यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट, सारे बैंक से आप RTGS यूज़ नहीं कर सकते। जो बैंक को 11 डिजिट का कोड असाइंड होगा वहीं से आप
इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। RTGS are fund transfer system where transfer of money or securities take place from one bank to another on a real time and on gross basis। जैसा कि मैंने बताया रियल टाइम पे भी हो रहा है और ग्रॉस बेसिस पे भी हो रहा है, ठीक है। सेटलमेंट इज रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। यहाँ पे कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। जिस टाइम पे जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और एक बार पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो उसको आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। एक बार हो गया सो हो गया। द ट्रांसफ़र आर सेटल्ड एज सून एज द प्रोसेस्ड। और अब ग्रॉस का यहाँ तो आ गया हमारे, ये हुआ रियल टाइम का मीनिंग। अब हमारा ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मीनिंग है, यानी कि इस पर आप नेट अमाउंट नहीं लिख सकते, यानी कि 4324 इस टाइप का नहीं हो सकता है, इस पर ग्रॉस ही होगा, ठीक है। मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग देम विद एनी अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। वंस प्रोसेस पेमेंट आर फाइनल एंड इररिकवेबल। समझ गए। अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स की तरफ। अब इसमें फीचर्स क्या क्या हैं भाई। सबसे पहला क्या है, दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। देयर इज़ नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा मनी का। फॉर एग्जांपल एक्स ड्रॉ कर रहा है, वाई के लिए ट्रांसफ़र करा रहा है, तो एक्स के उसमें से सिर्फ पैसे कट जाएंगे यहाँ पे जितना भी उसका अमाउंट होगा, और वाई में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, द आरबीआई मेक्स एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ द बोथ द बैंक्स, ठीक है। आरबीआई कर दिया मैनेज्ड। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, द आरटीजीएस सिस्टम इज़ सूटेबल फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसमें मिनिमम, जैसे कि मैंने बताया था, मिनिमम जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कीजिएगा वो है 2 लाख। 2 लाख से कम आप नहीं कर सकते। द पेमेंट इज़ टेकन एज फाइनल एंड इररिकवेबल, जैसे कि बताया फाइनल है भाई। फीस ऑफ आरटीजीएस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, हर बैंक का अलग अलग फ़ीस होता है, लेकिन आरबीआई ने अपर लिमिट पहले ही फिक्स कर रखा है कि इससे ज़्यादा कोई भी बैंक चार्जेस नहीं लेगा। लास्ट वन क्या हमारा, टू यूज़ आरटीजीएस द बैंक्स मस्ट यूज़ कोर बैंकिंग बैंक्स आर असाइंड एन 11 डिजिट कोड। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ कोर बैंकिंग जो यूज़ करते हैं बैंक्स वही यूज़ कर सकते हैं आरटीजीएस का, और वो कोर बैंकर कौन होगा, जिसके पास 11 डिजिट का कोड होगा, जो कि आरबीआई असाइन करती है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग शॉर्ट में NEFT कहते हैं, ठीक है। देखिए ये भी आरटीजीएस की तरह ही होता है, इसमें भी फ़ंड ट्रांसफ़र ही होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमारा जो आरटीजीएस है ना वो रियल टाइम पे हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लेता है, कुछ टाइम के बाद ही ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा जो आरटीजीएस है उसमें मिनिमम अमाउंट है कि 2 लाख से कम आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप 1 रुपये भी कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 25 लाख कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें हम लोग ग्रॉस कर रहे थे, इसमें हम लोग नेट करेंगे, यानी कि जितना भी अमाउंट है आप टोटल भेज सकते हैं। अंडर दिस द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प्स बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्राइंग चेक्स, डिपॉजिट चेक्स ETC। इससे आप किस चीज़ से बच रहे हैं कि चेक को आप पहले बना के दे रहे हैं, फिर वो बंदा जा रहा है, फिर बैंक में जमा कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। The key difference between NEFT and RTGS is that RTGS is on gross settlement basis where NIFT यानी कि NEFT is net settlement basis। जिसे मैंने बताया यहाँ पे आप ग्रॉस सेटल कर रहे थे, यहाँ आप नेट सेटल कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वन हमारा क्या बोलता है, द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ RTGS इज़ 2 लाख। यहाँ पे 2 लाख था RTGS में, इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है। और एक और बात है कि आरटीजीएस फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है ना वो सिर्फ 72,000 ब्रांचेस को ही प्रोवाइड करता है, जबकि NEFT कितने ब्रांचेस को प्रोवाइड करता है, 75,000। सो आपको आई होप ये समझ में आया होगा, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंकिंग और E-बैंकिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइजिंग बैंकिंग। देखिए क्या होता है। सबसे पहला हमारा क्या है, EFT।
इसका बेसिकली यूज़ किस में होता है, एम्प्लॉयर यूज़ करता है ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस या सैलरी प्रोवाइड कर सके। ये फटाफट हो जाता है एकदम चुटकी बजा के। अंडर EFT द फंड इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर। Generally, employer transfer the wages and salary of employees from companies account to the individual account of employees. ठीक है, the direct transfer is account saves the employer as well as employees from the inconvenience of handling huge amount of cash. ये दोनों को मतलब employer को भी एक तरीके से कह सकते हैं कि employer के लिए भी अच्छा और employee के लिए भी अच्छा। कैसे? एम्प्लॉयर को इतने सारे लोगों के लिए वेजेस या सैलरी जो है उतना अमाउंट, ह्यूज अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा कैश में, और जो एम्प्लॉय है उनको भी जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें भी उतना सारा अमाउंट, एम्प्लॉय जो हैं उनको भी उतना सारा कैश लेके घर जाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से बच के सिर्फ कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि जो हमारा ATM है। ये तो हम लोग ATM तो आजकल हम लोग यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है एज अ स्टूडेंट उन सब का यूज़ बहुत कम किया होगा। डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ किया होगा थोड़ा बहुत कॉलेजेस वगैरह में, बट हम लोग ATM का यूज़ आजकल बहुत करते हैं। ठीक है, और ATM के बारे में भी हम लोग सब जानते हैं कि ATM जाना है, उसमें एक पिन रहेगा, आपको ATM डालना है ATM में और वो पैसा आपको प्रोवाइड करेगा जितना आपको निकालना है। इसके लिए आपको पहले क्या होता था कि आपको बैंक जाना पड़ता था, वहाँ पे आप उसके बाद आपको अपना कैश निकालना होता था। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारा ATM बहुत काम आता है। देखते हैं, The person who makes payment and accept deposit in bank is known as teller. ठीक है, जिस भी बंदे का अकाउंट होगा बैंक में उसे हम लोग टेलर के नाम से जानते हैं। The ATM refers to machine, mechanical and automatical teller which can do a teller's job 24 hours a day at less than half the cost of human tellers. ठीक है, मतलब कि ज़्यादा काम भी कर रहा है, 24 घंटा काम भी कर रहा है, और जितना अमाउंट एक एम्प्लॉय चार्ज करता है एक पर्सन, उससे कम अमाउंट में हो रहा है। टू यूज़ एन ATM यू इंसर्ट अ प्लास्टिक कार्ड इन द मशीन एंड इंटर योर आइडेंटिफिकेशन कोड। कार्ड डालें, कोड डालें। इफ़ द कोड मैचेस, जो आपका कोड वहाँ पे ऑलरेडी आप पहले ही डालते हैं, जैसे कि आपको ATM मिलता है तो आपको एक कोड सेट करना पड़ता है। अगर उस कोड से वही कोड आप डालते हैं तो बस आपको पैसा मिल जाएगा और टाइम भी और डिपॉजिट भी ले लेगा। नेक्स्ट वन हमारा है डेबिट कार्ड। डेबिट क्या है? इट is a facie offer to account holders to make payment up to the amount of credit balance in their account. देखिए, वो ATM था, उसी को हम लोग डेबिट कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, जनरली द पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल आर लोकेटेड विच आर इलेक्ट्रॉनिक टाइड to the bank computer. When the customer presents the debit card, the point of sale terminal automatically transfer little money from the customer's bank account to the store's account. क्या बोलता है कि डेबिट कार्ड से क्या कि आप सीधे जा रहे किसी भी शॉप पे और वहाँ पे आप अपना कार्ड स्लाइड कर रहे हैं और उसके बाद जो अमाउंट है वो सीधे आपके अकाउंट से बैंक, जो भी आपका सेलर है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। The account holder can pay their bills by attaching their personal computer with the bank's computers. ठीक है, The bank automatically transfer funds from customer's account to the biller's account. अब देखिए, यहाँ पे हमारा डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इससे अगला हम लोग क्रेडिट कार्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेबिट कार्ड में क्या है कि आपको उतना ही कैश फैसिलिटी मिलेगा जितना कि आपका अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम लोग आते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड में। इसमें क्या होता है कि आपका उतना अमाउंट वहाँ पे सबमिट नहीं है, जमा नहीं है, लेकिन आपको बैंक एक छूट दे रहा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। इसमें जितना भी आपका अपर लिमिट होगा उतना आप एज क्रेडिट कार्ड आप शॉप पे चाहिए
कुछ भी शॉपिंग कीजिए, कुछ बिल पे कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो जो भी शॉप से आप जो भी शॉप से आप सामान ले रहे हैं उसके अकाउंट में, या जो भी आप बिल पे कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो आपका अमाउंट पहले से डिपॉजिट था नहीं ना, तो इसके लिए भी आपको एक लिमिट टाइम देता है। उस टाइम के अंडर में आपको वो पैसे वहाँ बैंक में डिपॉजिट करने होंगे। अगर आप उस टाइम में नहीं करते हैं तो इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। बैंक अकाउंट है लेकिन उसमें पैसे नहीं हैं। इट इनेबल्स द कार्ड होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू द फिक्स लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द पार्टी। ठीक है, जितना भी वो पार्टी क्रेडिट दे सकता है, यानी कि जितना उसका बैंक में अमाउंट हमेशा आता जाता रहता है, उस हिसाब से आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। क्रेडिट इज़ अ substituted of cash. It is a plastic card with the signature identification of the owner. एक प्लास्टिक का ही कार्ड होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ इशूइंग बैंक एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ द कार्ड। इसमें लिखा हुआ भी होता है कि कौन से बैंक ने इशू किया है, कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है और वो कितने ईयर्स का है, यानी कि उस पर एक्सपायरिंग डेट भी आपका लिखा होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बैंक जो हमें अगला सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंश्योरेंस, उसके मीनिंग। So thank you. Keep watching and do subscribe my YouTube channel, The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.